हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आदिकालीन साहित्य है, आपके पास हेडिंग जो आपको दिखाई दे रही है आदिकालीन साहित्य, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि आदिकालीन साहित्य में जैसे रासो साहित्य, राज साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य और अन्य रचनाएं भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या है कि आदिकालीन साहित्य में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है जो लोगों के लिए लिखा गया, जिसमें लोगों की भावनाएं, समाजीकरण और लोगों से जुड़ा हुआ साहित्य था, वो था लौकिक साहित्य। जिसमें आदिकालीन साहित्य में लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है विद्यापति। अब जो विद्यापति जी हैं वो जो है उन्होंने किस प्रकार का साहित्य लिखा, लोगों से जुड़ा हुआ साहित्य किस प्रकार उन्होंने लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किया, वो हम देखेंगे आज। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें यह भी मालूम पड़ेगा कि आगे चलकर किस प्रकार जो है साहित्य लोगों के लिए ही लिखा जाने लगा था। पहले हमने ये जाना कि देखो आदिकालीन साहित्य में ये भी होता है कि उस समय की भाषा कैसी थी। ठीक है जी, टिंगल पिंगल भाषा थी। डिंगल पिंगल भाषा में जो है डिंगल भाषा जो थी वो अपभ्रंश और राजस्थानी मिक्स भाषा थी, जो कि एक कर्कश और कठोर शब्दावली के रूप में प्रस्तुत की जाती थी, जो कि वीरता, युद्धों को प्रस्तुत करने के लिए, युद्धों का वर्णन करने के लिए जो है उसका भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब देखो दूसरी भाषा हमारे पास है पिंगल। पिंगल का अर्थात मतलब है कि अपभ्रंश और ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा हमें जो है पता है कि ब्रज भाषा जो है वो कोमल काल पदावली थी, जिसमें कि लोगों के श्रृंगारिक परक को जो है अधिक प्रस्तुत किया जाता था। अब आदिकालीन साहित्य में हमारे पास जो है वो है विद्यापति। अब विद्यापति के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे कि विद्यापति ने किस प्रकार का साहित्य लिखा, किस प्रकार से विद्यापति ने जो है लौकिक साहित्य को जो है लोगों से जोड़ा। अब विद्यापति जी का जो जन्म है वो ग्राम बिस्पी में हुआ था। ठीक है, ग्राम बिस्पी, और इसका जिला जो था वो दरभंगा था, जो कि बिहार में आता है। ठीक है, और इनकी माता का जो नाम था वो गंगा देवी था और पिता का नाम था गणपति ठाकुर। अब विद्यापति जी के जो माता का नाम था वो था गंगा देवी। ठीक है, और पिता का नाम जो था वो था गणपति ठाकुर। ठीक है, बड़े विद्वान थे। इन्होंने गंगा भक्ति तरंगणी नाम से एक जो है ग्रंथ लिखा। ठीक है, छोटी सी ये मिस्टेक आप देख लीजिएगा, यहां पर आएगा ग्रंथ। ठीक है, क्या लिखा इन्होंने? ग्रंथ लिखा। ठीक है, इन्होंने भक्ति तरंगणी नामक जो है एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो देखने को मिलता है कि विद्यापति जी के जो गुरु थे उनका क्या नाम था। देखो विद्यापति जी के जो गुरु थे उनका नाम था हरि मिश्र। ये एग्जाम के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि विद्यापति जी के गुरु का क्या नाम था। तो विद्यापति जी के गुरु का जो नाम था वो था हरि मिश्र। याद रखिएगा आप, हरि मिश्र जो थे वो विद्यापति जी के गुरु थे। ठीक है जी, आगे आता है कि विद्यापति जी जो है उनके आश्रयदाता कौन थे। उनके आश्रयदाता मतलब उनके राजा कौन थे, जिसके वो सानिध्य में जो है अपने ग्रंथ या पुस्तकें जो हैं वो लिखा करते थे। इनके जो जिनके ये सानिध्य में रहे, जिनके ये आश्रय में रहे, वो थे शिव सिंह, राजा शिव सिंह, कीर्ति सिंह, ठीक है, देव सिंह, भाव सिंह और हरि सिंह, ये इनके आश्रय में रहे थे। अब आपसे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यापति जो हैं वो किन के आश्रय में रहे, या विद्यापति जी के आश्रयदाता कौन थे। तो वो थे शिव सिंह। ठीक है, या आपके पास ऑप्शन में हो सकता है कीर्ति सिंह, या आपके पास ऑप्शन में देव सिंह हो सकता है, भाव सिंह हो सकता है, हरि सिंह भी हो सकता है। ठीक है, और इनका जो था विद्यापति का जो रचना काल है वो 1350 से 1460 तक माना जाता है। ठीक है जी, विद्यापति जी का जो समय है वो 1350 से जो है 1460 ईस्वी तक का लगभग समय माना जाता है।
अब तक हमने जो देखा कि विद्यापति के जीवन के बारे में जाना, परिचय, जीवन परिचय जैसे होता है कि उनका जो निजी जीवन था वो कैसे था, उनके गुरु के क्या कौन थे, आश्रयदाता कौन थे, इनके बारे में जाना। ठीक है, इसके अलावा जो है विद्यापति जी ने क्या अपनी जो रचनाएं लिखी वो किस प्रकार थी जी, ये आपके सामने जो है विद्यापति जी का एक चित्र जो है प्रस्तुत किया गया है। ठीक है जी, ये विद्यापति जी का जो चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? सबसे जो महत्वपूर्ण इनकी रचना थी जो कि वो थी विद्यापति की पदावली। ठीक है जी, विद्यापति की पदावली जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि 1380 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। विद्यापति जी की अब आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनकर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो विद्यापति जी हैं उनके जो महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी, तो वो थी पदावली। उनकी रचना थी पदावली, जो कि 1380 ईस्वी में लिखी गई थी या उसका रचना काल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये भी देखने को मिलता है कि विद्यापति की जो पुस्तक, जो ये रचना है पदावली, ये किस भाषा में है, तो ये आपके पास होगा आंसर मैथिली भाषा में है। विद्यापति की जो भाषा है वो, विद्यापति की जो पदावली की भाषा है वो मैथिली भाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आपके सामने ये बनकर आ रहा है कि विद्यापति जी ने जो पदावली रखी वो किस भाषा में लिखी या रचना की, तो वो लिखी इन्होंने या रचना की मैथिली भाषा में। सन था 1380। ठीक है जी, आगे हमारे पास जो देखने को मिलता है वो अगली रचना है कीर्तिलता। अब जो कीर्तिलता है, ठीक है, वो 1403 ईस्वी में रचित रचना है। दूसरी है कीर्ति पताका, जो कि 1403 ईस्वी में इसकी भी रचना मानी जाती है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब जो ये कीर्तिलता है ये अवहट भाषा में रचित है। आपसे पूछ लिया जाए कि कीर्तिलता की भाषा कौन सी है या कीर्तिलता जो रचना है उसकी भाषा कौन सी है, तो वो है अवहट भाषा, वो है अवहट भाषा। ठीक है, दूसरी रचना हमारे सामने जो प्रस्तुत होती है वो है कीर्ति पताका, जिनका सन जो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका का एक ही है, 1403 ईस्वी। कीर्ति पताका जो है वो भी अवहट भाषा में रचित है। ठीक है जी, कीर्तिलता जो है राजा कीर्ति सिंह का वीरता और उनके गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, राजा कीर्ति सिंह। ठीक है, कीर्तिलता जो है वो राजा कीर्ति सिंह, ठीक है, राजा कीर्ति सिंह जो है उनका जीवन वर्णन किया गया है, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, उनके गुणों का वर्णन किया गया है कीर्तिलता में। और दूसरी हमारे पास आती है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका जो रचना है उसमें जो है राजा शिव सिंह, राजा शिव सिंह, राजा शिव सिंह जो है उनकी वीरता, उदारता, उनके गुणों का जो है वर्णन किया गया है। अब देखो हमारे सामने ये प्रस्तुत होता है, ये भी देखने को हमें मिला, हमें जानने को ये अवसर हुआ कि कीर्तिलता किसने लिखी? विद्यापति जी ने लिखी। कौन सी भाषा थी? अवहट भाषा थी। कीर्तिलता में कीर्तिलता में किस राजा का वर्णन किया गया है? तो राजा कीर्ति सिंह के वीरता, गुणों का, उदारपन का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है जी, अगली रचना है कीर्ति पताका, 1403 में लिखी गई। कीर्ति पताका में जो है राजा शिव सिंह की उदारता, गुणों का आदि का वर्णन किया गया है। दोनों की दोनों रचनाएं कौन सी भाषा में है? अवहट भाषा में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा। अब इनकी जो विद्यापति की जो संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं वो कौन सी है? एक था शैव स्वरस्वार, ठीक है, दूसरी है भू परिक्रमा, तीसरी है पृक्ष परीक्षा, और आगे आती है लिखनावली, गंगा वैकली, ठीक है, दाना वाक्यावली, विभाग सार, गया पतलक, वर्षकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगणी। ये इनकी संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। लेकिन कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, साथ ही पदावली, ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिक ज़्यादा जो है, अधिक से अधिक बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो
ये तीनों रचनाएं आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये इनकी जो रचना है ये संस्कृत भाषा में, जो मैंने आपको बताई, शैव सरस्वार, भू परिक्रमा, पृक्ष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दाना वाक्यावली, विभाग सार, गया पतलक और वृश्य कृत्य और दुर्गा भक्ति तरंगणी, ये इनकी रचनाएं जो हैं संस्कृत भाषा में रचित हैं। इसके अलावा हमारे पास ये देखने में मिलता है कि संस्कृत, प्राकृत और मैथिली में सम्मिलित इनका एकांकी नाटक भी इन्होंने लिखा, जो कि संस्कृत, प्राकृत और मैथिली में सम्मिलित एकांकी नाटक कौन सा है इनका? गौश विजय। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विद्यापति का जो है विद्यापति द्वारा रचित जो एकांकी नाटक कौन सा है, तो वो है गौश विजय। गौश विजय इनका जो है एकांकी नाटक है। इसके अलावा विद्यापति जी को अलग अलग उपाधियों से भी सम्मानित किया गया, अलग अलग उपाधियों से सम्मानित किया गया, जैसे अभिनव जयदेवी ने कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि सरस कवि भी कहा जाता है, लेखन कवि भी कहा जाता है, कवि कंठहार भी इनके नाम से उनको नाम से पुकारा जाता है, कवि रंजन, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अब देखो अभिनव जयदेव, ठीक है, अभिनव जयदेवी ने कहा जाता है। अब इनको जो है इन्होंने पदावली की रचना जो है वो मैथिल भाषा में की थी, ठीक है। पदावली की जो रचना थी हमने पीछे पढ़ा, जो पदावली रचना है इनकी, पदावली की जो इनकी द्वारा रचित रचना है पदावली, वो जो है वो क्या है? मैथिल भाषा में है, ठीक है, मैथिली भाषा में है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल, ठीक है, मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा जो विद्यापति जी हैं इनका क्या हुआ कि इनकी पदावली रचना में जो है मैथिल भाषा में है, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो अवहट भाषा का प्रयोग किया गया है। ये हमने पीछे भी हमें जो जानने को पता लगा कि हमें जो इनकी पदावली है वो मैथिल भाषा में है, ठीक है जी। कौन सी भाषा में? मैथिल। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, छोटी सी, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप मैथिली कर लीजिए, मैथिली भाषा, ठीक है। मैथिली भाषा में रचित है इनकी जो पदावली। और दूसरा कीर्तिलता कीर्ति पताका, जो मैंने पहले आपको बताया कि कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह, कीर्ति पताका राजा शिव सिंह, ठीक है, वर्ण किया गया, और ये अवहट भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है जी। इसके अलावा मैथिल भाषा में सरस काव्य रचना के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैथिल कोकिल इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पदावली की रचना जो है मैथिल भाषा में की थी, मैथिली भाषा में की थी, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिलता है कि कीर्तिलता जो है, जो कीर्तिलता है, इसमें जो है रोचक पूर्ण रूप से जौनपुर राज्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कीर्तिलता जो रचना है उसमें हमें क्या होता है कि जो कीर्तिलता रचना है उसके अंदर हमें जौनपुर जो राज्य है उसका रोचक वर्णन देखने को मिलता है। इनकी पदावली रचना जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। जो कि हमने इनकी उपाधियों के बारे में जब जाना था तब हमने ये भी जाना था कि इनको विद्यापति जी को अभिनव जयदेव कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पदावली रचना जो थी जयदेव की, उसकी जो पदावली रचना थी मैथिली भाषा में, वो जो विद्यापति की रचना है वो जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद पर अनुकरण पर, यानी कि उसका अनुकरण कर उसकी नकल कर जयदेव के गीत गोविंद की फिर इन्होंने जो है पदावली की रचना की थी। इसी कारण इनको अभिनव जयदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। अभिनव जयदेव के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। कुछ इतिहासकार इन्हें जो है नव कवि शेखर भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार जो हैं इन्हें नव कवि शेखर के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जो विद्यापति जी हैं उन्हें अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें नव कवि शेखर भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव, कवि शेखर। यहां पर थोड़ा सा ना मिस्टेक है, कवि शेखर आएगा यहां,
ठीक है जी, कवि शेखर, कवि शेखर भी कहा जाता है। इन्हें सरस कवि भी कहा जाता है, इन्हें खेलन कवि भी कहा जाता है, कवि कंठाहार, कवि रंजन, मैथिल कोकिल आदि नामों से, अभिनव जयदेव आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है कि विद्यापति जो हैं वो तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। मैंने पहले बताया इनका जो सानिध्य था, ठीक है, वो राजा शिव सिंह, ठीक है, राजा कीर्ति सिंह, ठीक है, आदि के दरबारों में भी था, इसलिए कहा जाता है कि तिरहुत के राजा शिव सिंह के द्वार के कवि ये माने जाते हैं। ये जो है जय मतनयायु माने जाते हैं, ठीक है, यानी कि जय को मानने वाले ये जो है वो अन्यायु थे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है पंडित हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि नेपाल के राज्य पुस्तकालय में कीर्ति लता, जिसमें कि राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है, वीरता उदारता गुणों का वर्णन है, वो पुस्तक नकल की प्राप्ति की गई थी। यानी कि नेपाल के जो राज्य के पुस्तकालय है वहां से कीर्ति लता जो पुस्तक है उसकी नकल प्राप्ति की गई है। दूसरा है कीर्ति लता पुस्तक में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता, ये मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहता यानी कि गुणों का वर्णन आदि का वर्णन किया गया है। कीर्ति लता में जौनपुर, ये मैंने आपको फिर पहले स्पष्ट कर दिया कि कीर्ति लता में जौनपुर राज्य का जो है रोचक वर्णन हुआ है। ठीक है। कीर्ति लता में आपकी जो है पंद शैली का भी प्रयोग हुआ है। विद्यापति ने कीर्ति लता को कथा काव्य ना कहकर, यानी कि जो कीर्ति लता जो है उसे जो है कीर्ति लता को क्या है कि विद्यापति जी ने जो आपको मैंने पहले बताया कि कीर्ति लता को कथ्य काव्य नहीं कहा, कथ्य काव्य ना कहकर एक कहानी कहा, यानी कि उन्होंने कहा कि ये कथ्य काव्य नहीं है, ये एक कहानी के रूप में जो है जो वो है आपके सामने प्रस्तुत होती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कीर्ति लता में जो है कि पुस्तक जो है वो एक जौनपुर राज्य का जो है अधिक रोचक वर्णन करती है। इसके अलावा ये भी हमें देखने को मिलता है कि कीर्ति पताका पर अब आते हैं। कीर्ति पताका किस प्रकार की पुस्तक थी? कीर्ति पताका में जो था, यहाँ पे कीर्ति पताका जो पुस्तक आपको दिखाई दे रही है कि पुस्तक में शिव सिंह की वीरता, ये हमने पहले भी किया है कि मैंने बताया आपको कि कीर्ति सिंह जो शिव सिंह जो है उसकी वीरता, उदारता, गुणहारता का वर्णन जो है गान किया गया है। यह पुस्तक अपने आप पूर्ण रूप में नहीं मिली, यह हमें जो है पुस्तक जो है पूर्ण रूप में जो है देखने को नहीं मिलती। इसका कुछ खंडित भाग जो है हमें उपलब्ध हुआ है जो कि नेपाल के द्वार पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है जी। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिलता है कि विद्यापति जो है वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। विद्यापति जी जो हैं भगवान शिव के जो हैं बहुत बड़े भक्त जो हैं माने जाते हैं। इसके अलावा ये नृत्य के साथ जो भगवान की भक्ति में जो नृत्य यानी कि नाच के साथ या जो कि डांस जिसे हम कहते हैं, नाच के साथ जो नृत्य के साथ जो भजन गाए जाते थे, जो गायन किया जाता था, उन्हें नचारी कहते थे। ठीक है। या नचरी लिखा हुआ है, छोटी सी मिस्टेक है, नचारी क्या कहते थे? उन्हें नचारी कहा जाता था। ठीक है जी, उन्हें नचारी कहा जाता था। इसके अलावा हमारे पास ये देखने को हमें मिला कि विद्यापति जो है वो हिंदी साहित्य में पद्य शैली का प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में जो है पद्य शैली का जो प्रवर्तक जो है वो है विद्यापति माने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिलता है कि हिंदी में कृष्ण काव्य का किसने विषय बनाया? सर्वप्रथम जो है हिंदी में कृष्ण काव्य को विषय बनाया, यानी कि कृष्ण पर जो काव्य लिखा गया, सबसे पहले जो है विद्यापति ने इसको स्थान दिया या विद्यापति ने इसे सबसे पहले लिखा। ठीक है। और इसके अलावा विश्वपति यानी कि विद्यापति को श्रृंगार, ये विश्वपति नहीं है, विद्यापति आएगा यहाँ पे। ठीक है। विद्यापति को
विद्यापति, विद्यापति को श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार और विद्यापति को श्रृंगार और यौवन का कवि कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार और यौवन का कवि क्यों कहा जाता है? इनकी पदावली की रचना के कारण, जो कि मैथिली भाषा में थी। पदावली रचना के कारण इन्हें श्रृंगार और यौवन का कवि कहा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा विद्यापति जी के बारे में डॉक्टर बच्चन जी के क्या विचार हैं? वो कहते हैं, डॉक्टर बच्चन जी कहते हैं विद्यापति को अपरूप का कवि भी कहा जाता है। विद्यापति जी को अपरूप का कवि भी कहा जाता है। और अब इसके बाद हमारे पास अगले इतिहासकार जो हैं, जो आलोचक वो कहते हैं निराला जी। निराला जी क्या कहते हैं इनके बारे में? वो कहते हैं कि पहले तो आप जो है ये थोड़ा सा ना छोटी सी मिस्टेक है, निराला इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका जो है पूरा नाम है। पूर्ण रूप से इनका जो नाम पुकारा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये जो है निराला, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है नाम इनका। निराला ने इनकी मादकता को, किनकी मादकता को? विद्यापति की जो रचनाएं हैं उनकी मादकता को देखते हुए इन्हें नागिन की लहर कहा है। इन्हें क्या कहा है? नागिन की लहर, नागिन की लहर कहकर पुकारा है। इसके पश्चात हमारे पास आते हैं हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री जी जो कहते हैं, वो कहते हैं कि विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया जाता है। विद्यापति को पंचदेवोपासक जो है स्वीकार किया जाता है। अब आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो है कि विद्यापति को क्या कहकर हरप्रसाद शास्त्री जी ने पुकारा है? तो इन्हें पुकारा है पंचदेवोपासक, पंचदेवोपासक कहकर इन्हें पुकारा गया है। अब देखो हमारे पास आता है एक स्टेटमेंट आती है एक कि विद्यापति पदावली का वर्ण्य कैसा था? वर्ण्य जो विद्यापति जी की पदावली थी मैथिली भाषा में लिखी गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट जो रचना थी, उसके बारे में क्या कहा गया है? उसके बारे में यह कहा गया है कि विषय राधा कृष्ण की प्रणय लीला, यानी कि राधा और कृष्ण का जो है इसमें प्रणय लीला का वर्णन किया गया है, यानी कि दोनों का प्रेम वर्णन जो है वो किया गया है। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिक है, यानी कि जो विद्यापति का जो प्रेम है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि विद्यापति का जो प्रेम है ना तो वो रोमांटिक है, भी अधिक रोमांस से भरपूर भी नहीं है, ना ही वो वास्तविक है और ना ही वो भक्तों की तरह दिव्य है। वो कहते हैं कि विद्यापति का जो प्रेम है राधा कृष्ण जिसमें इन्होंने उल्लेख किया है, उनकी प्रणय लीला का जो उल्लेख किया है वो अधिक जो है रोमांटिक भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा रोमांटिक हो, ऐसा भी नहीं है कि ना भक्तों की तरह वो दिव्य हो। इतनी दिव्य शक्ति या दिव्य जो है आराधना पूर्ण जो है वो इतना भी दिव्यपन इसमें नहीं दिखाया गया है। उनकी कविता का स्थापत्य क्या है? श्रृंगारिक, यानी कि उनकी कविता जो है उनका मूल भाव क्या है? स्थापत्य यानी कि मूल भाव क्या है? वो कहना क्या चाहते हैं? वो श्रृंगारिक रचना है। ठीक है, वो श्रृंगार वर्ण का जो है इसमें वर्णन करते हैं। किसमें? पदावली में। कौन सी भाषा में है? मैथिली भाषा में। इसी कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्ति। अब आचार्य शुक्ल जो है आलोचक है बहुत बड़े हिंदी साहित्य में, वो अपनी स्टेटमेंट क्या देते हैं विद्यापति जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में? वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यानी कि वो कहना चाहता है कि आजकल के जो कवि हैं वो आध्यात्मिकता को लगाकर, यानी कि आध्यात्मिकता के चश्मे को लगाकर, चश्मे का मतलब है आध्यात्मिकता को सामने रखकर, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद जो कि जयदेव की रचना है, पहले आपको बताया इसलिए इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है, को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों में है। वो कहते हैं कि इनका कहने का भाव ये है आचार्य शुक्ल जी का कि आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, मतलब आजकल जो है जो कवि, आजकल के जो कवि हैं, आदिकाल के जो कवि, उनके बारे में उस समय कहा इन्होंने कि बहुत ज़्यादा वो क्या आध्यात्मिक के रंग के चश्मे लगा लेते हैं, या आध्यात्मिकपन को रूप में देखकर कुछ ठीक है वो इस तरह की रचना कर देते हैं कि ना तो वो आध्यात्मिक होती है, ठीक है, और ना ही वो रोमांटिक होती है, और अपनी तरफ से वो इसको आध्यात्मिकता का जो है आवरण देना
चाहते हैं। कुछ लोगों ने गीत गोविंद के आध्यात्मिक, अब वो कुछ लोगों के मतलब यानी कि वो विद्यापति जी की बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता का चश्मा लगाकर वो अपने ही रंग में जो है अपनी रचना को रंग देते हैं, लेकिन उसका मूल भाव जो है वो आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देते हैं। ठीक है, ये उनकी जो है स्टेटमेंट थी। इसके बाद जो है हम ये देखेंगे मुख्य मुख्य तथ्य क्या थे। मुख्य तथ्य ये थे कि विद्यापति जी का रचना काल क्या था। ठीक है, तो विद्यापति जी की विद्या पदावली जो है वो कब लिखी गई। ठीक है, इसके अलावा विद्यापति जी जो है कहाँ जन्मे। तो विद्यापति का जो जन्म था वो गांव विस्बी में यानी कि गांव विस्बी में और जिला दरभंगा में हुआ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, तो हरि मिश्र उनके गुरु का नाम था। विद्यापति के आश्रित कौन थे, तो शिव सिंह थे, कीर्ति सिंह थे, देव सिंह, भाव सिंह और हरि सिंह इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। अब इनका रचना काल जो है वो 1350 से 1460 के लगभग बैठता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है हमारे पास क्वेश्चन बनकर आएगा कि विद्यापति की पदावली जो है वो किस भाषा में है, तो वो मैथिली भाषा में है। विद्यापति जी की जो पदावली है उसमें राधा कृष्ण का जो वर्णन किया गया है, श्रृंगारिक रचना है पदावली। ठीक है, इसके अलावा अवहट और कीर्ति पताका दोनों कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है दोनों अवहट भाषा में रचित हैं। और जो है इसके अलावा कीर्ति सिंह का वर्णन कीर्तिलता में किया गया है, कीर्ति पताका का जो वर्णन है वो राजा शिव सिंह का वर्णन किया गया है। और इनके जो संस्कृत में रचित जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक है, संस्कृत और प्राकृत मैथिली में सम्मिलित तीनों जो भाषाओं में इनका एकांगी नाटक है वो है गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय इनका जो है एकांगी नाटक माना जाता है। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग प्रकार के अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरह से नामों से पुकारा है, इन्हें उपाधियां दी हैं, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठहरण। ठीक है, कवि रंजन, मैथिल कोकिल। कीर्तिलता कीर्ति पताका के बारे में आते हैं, अवहट भाषा में है। ठीक है, और कीर्तिलता में जौनपुर राज्य का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता में जो है राजा कीर्ति सिंह की वीरता उदारता गुणों का वर्णन किया गया है। कीर्ति पताका जो है वो राजा शिव सिंह के बारे में रचना है, उनकी जीवन शैली, उनकी वीरता उदारता गुणों का वर्णन किया गया है। अब आते हैं पदावली पर। पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसी कारण इसे मैथिल कोकिल भी विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कवि ने नव कवि शेखर भी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, ये पहले हमारा हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है कि कीर्तिलता में जौनपुर राज्य का वर्णन है। और इसके अलावा ये है कि ये विद्यापति जो है वो भगवान शिव के जो थे भक्त थे, जिस पर ये नृत्य जो भगवान शिव के भक्त थे और जो मतलब नृत्य के साथ जो गाए जाने वाले जो पद थे उन्हें नचारी कहा जाता है। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली का प्रवर्तक भी माने जाते हैं। विद्यापति ने जो क्या किया कि कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। कृष्ण को काव्य का विषय बनाकर विद्यापति जी ने सबसे पहले प्रस्तुत किया। श्रृंगार और यौवन के कवि हैं ये। ठीक है, बच्चन सिंह जी ने अपूर्व कवि कहा है। निराला जी ने इन्हें नागिन की लहर कहकर पुकारा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यह भी बताया कि पदावली में राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है और ये श्रृंगारिक वर्णन है, ना तो ये रोमांटिक अधिक है और ना ही ये क्या है दिव्य है, यानी कि ना ही भक्ति से परिपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है श्रृंगारता को जो है प्रस्तुत करता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे वो कटाक्ष करते हुए, वो आलोचना करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। मतलब आजकल जो है ये आध्यात्मिकपन जो है बहुत ही आसान हो गया है, लोग इसको लगाकर अपनी जो रचना करते हैं और फिर उसको आध्यात्मिकता के रंग में रंगने की जो है चेष्टा करते हैं। ये उनका जो है स्टेटमेंट है आचार्य शुक्ल जी का। ठीक है जी, इसके अलावा लास्ट में हम ये कहता हूँ कि आदिकाल के जो हैं सारे के सारे जो एमसीक्यू भी आपसे जो है डिस्कस किए जाएंगे, आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपको अन्य कवि भी आदिकाल के करवाए जाएंगे और साथ में उसमें एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे और लास्ट में भी एमसीक्यू आपसे आपको करवाए जाएंगे या उस पर डिस्कस जो है की जाएगी। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी मतलब पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो
इसके अलावा आप जो है इसकी अच्छी तरह से दोहराई कीजिए, बाद में इस पे जो है एमसीक्यू पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी के लिए धन्यवाद।